टॉपिक जो है कायाकल्प, मन कल्प, भाग्य कल्प। तो बेसिकली अगर हम देखें कायाकल्प को, अगर बहुत ही सीधे साधे अर्थ में देखें तो शरीर का रूपांतरण, काया शरीर, कल्प ट्रांसफॉर्मेशन, मन कल्प माइंड का रूपांतरण, और भाग्य कल्प लक किस्मत का रूपांतरण। तो ये कैसे संभव है, कैसे मुमकिन है? तो कहते योग शास्त्र मतलब कायाकल्प, मन कल्प, एंड वास्तु शास्त्र मीन्स भाग्य कल्प। तो क्योंकि हम लोग सब स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं मैक्सिमम लोग इसमें, तो हम समझते हैं कि भाई योग शास्त्र यानी क्या। तो अक्सर योग को अगर हम बहुत सिंपल वे में भी डिफाइन करना चाहे ना, तो भी जैसे पतंजलि योग शास्त्र में कहा गया 8 लिम्स ऑफ योगा, यम, नियम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, समाधि वगैरह वगैरह, जो भी 8 लिम्स है। तो योग डजंट मीन ओनली एक्सरसाइज और आसन। सेकंड, ये भी नहीं है कि भाई हम एक चीज अचीव करने के बाद दूसरा स्टार्ट करेंगे, दूसरा पूरा होने के बाद तीसरा स्टार्ट करेंगे, कि भाई यम पहले हो जाए फिर नियम फिर ये नॉट लाइक दैट। ऑल द 8 लिम्स गोज टुगेदर, दैट इज योग शास्त्र। ये कैसा कि जैसे मान लो कि कोई टेबल है, बड़ा सा डाइनिंग टेबल है जिसमें 8 पहिए हैं, तो आप एक पहिए को भी खींचोगे तो बाकी पहिए अपने आप आना ही है। तो इट इज लाइक दिस कि योग शास्त्र में कभी भी ये मन में ब्लॉक नहीं रखना है कि भाई पहले मैं ये हासिल कर लूं फिर ये, पहले मेरा बॉडी शरीर के स्तर पर पूरा ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, फिर मैं एक्सरसाइज आसन के बारे में सोचूंगा। या पहले मेरा वेट में कम कर लूं, फिर मैं आसन में फ्लेक्सिबिलिटी लाऊंगा। या फ्लेक्सिबिलिटी पहले आ जाए, उसके बाद में मैं स्टेबिलिटी लाऊंगा, जो कहते हैं ना पतंजलि योग स्थिरम सुखम आसनम, कि इसके बाद वो। तो ये कभी योग में संभव नहीं रहता है। तो योग शास्त्र मीन्स ही कायाकल्प, मन कल्प। इज दैट क्लियर? और योग, आयुर्वेदा, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, स्वर, ये सभी के बेस में 4 मुख्य बातें हैं, 4 एलिमेंट्स है। और ये है वाइब्रेशंस, वेव्स, साउंड एंड लाइट। कि 4 से ही ये सभी शास्त्रों का आविर्भाव हुआ है। और अगर हम वास्तु शास्त्र को कहें तो योग शास्त्र इज द मदर ऑफ वास्तु शास्त्र। अक्सर हम वास्तु से भी ऐसा समझते हैं कि भी हम जहां रहते हैं या जहां हमारा कामकाज है वो वास्तु है, पर शरीर का अपना वास्तु है। समझ रहे? काया, तो ये भी वास्तु है। और शरीर का वास्तु अच्छा कब माना जाता है पता है? जब आपका ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट, ये समय इक्वल हो। श्वास लेने का जो ड्यूरेशन है और श्वास छोड़ने का जो ड्यूरेशन है, ये एक स्वाभाविक रूप से हो, तो आपने समझना है कि आपके शरीर का वास्तु ठीक है। इज दैट क्लियर? हाँ, प्रयास से आप वो करोगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। बाय प्राणायाम यू विल डू दैट थिंग, कि भाई इक्वल इनहेलेशन एंड इक्वल एक्सहेलेशन, इट्स डिफरेंट थिंग। बट बाय इट्स ओन नेचुरल वे में, तब आपने समझना है कि योग शास्त्र आपके शरीर के स्तर पर घटित हो रहा है, और फिर वो कायाकल्प होना आरंभ होता है। देखो, काया को हम घट भी कह सकते हैं, समझ रहे? और काया 5 तत्वों से बनी है। पंच महाभौतिक तत्व जो कहते हैं ना, कि अग्नि तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व। अब हमारी काया में आकाश तत्व 90% है, 90%। बाद का जो 10% है उसमें 60% जल तत्व है, और बाकी जो 4% है वो वायु तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व है। तो ये जो ठोस काया बनी हुई है, जो भी वजन हमारा 60, 70, 80, 90 वॉटेवर, इसमें देखा जाए तो जो घनत्व वाला चीज है पृथ्वी तत्व, जिससे ये वेट या एयर हम कह सकते हैं, अग्नि तत्व का, ये तो देखा जाए तो 4% ही है। बाकी जो कुछ भी है वो सब खाली और खोल आकाश तत्व है। तो घट
ये घट कहते हैं इसे। तो घटाकाश, तो जो आकाश तत्व का आवाहन, अगर आपका घट ठीक है तो घटाकाश होना संभव है। वो घटना तभी घट सकती है जब घट ठीक हो। समझ रहे आप बात को? जैसे मान लो कि अगर अमृत की वर्षा हो रही है, पर आपका घट, आपका वो घड़ा नीचे से फूटा हुआ है, तो अमृत कहाँ जाएगा? बाहर ही चला जाएगा ना। समझ रहे आप बात को? या फिर कहीं नीचे फूटा नहीं है, पर आपने उस घड़े को उल्टा कर रखा दिया है, तो भी अमृत बाहर चला जाएगा। या तिरछा रखा हुआ है, तो भी एक आध दो बूंदे अंदर आ सकती, बाकी सब बाहर निकल जाएगी। या फिर आपके उस घड़े में पहले से ही जहर भरा पड़ा है, तो भी अमृत अगर अंदर आ भी गया थोड़ा सा, तो भी जहर बन जाएगा। समझ रहे आप बात को? तो घट का योग्य होना घटाकाश होने के लिए जरूरी है। यानी जो आकाश तत्व का अवतरण, आवाहन अगर हमारी काया में हम चाहते हैं, तो हमारे काया पूरी तरह से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और वो स्वस्थता के लिए कायाकल्प जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, कायाकल्प मन कल्प। देखो, बहुत सूक्ष्म स्तर पर हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती है ना, ये पहले आकाश तत्व से, जो चार एलिमेंट मैंने कहा, वाइब्रेशंस, वेव्स, साउंड एंड लाइट, इसके माध्यम से हमारे सूक्ष्म शरीर को पता चलती है। पहले तो हमारे कारण शरीर को पता चलती है, फिर सूक्ष्म शरीर को, और फिर कहीं जाके ये स्थूल शरीर को पता रहता है। तो उस आकाश तत्व का आवाहन ठीक से हो, उसके लिए जरूरी होता है घट का ठीक होना, शरीर का ठीक होना। और शरीर का ठीक होना मतलब क्या? डिसीज फ्री बॉडी, स्ट्रेस फ्री माइंड। तो तनाव रहित मन और रोग रहित शरीर, ये हासिल करने के लिए योग शास्त्र की जरूरत है। तभी आपका कायाकल्प मन कल्प होता है। और इसलिए मैंने कहा ना कि भाई योग शास्त्र यानी कायाकल्प मन कल्प, और फिर आगे वास्तु शास्त्र भाग्य कल्प। तो पहले तो हम योग के माध्यम से अपने शरीर को और मन को संभाल ले, उसे इस योग्य बनाए कि जो आकाश तत्व से जो कुछ भी संभव हमारे लिए घटनाएं घटने वाली है, उसका हमें पहले से आभास हो जाए, जो पूर्वाभास कहते हैं ना, तब कहीं जाके आगे की घटना घट सकती है। और ये जो आभास होना, ये वाइब्रेशंस, वेव्स, साउंड और लाइट के जरिए होता है। पर ये कब पॉसिबल है? जब आप उस लेवल तक आध्यात्मिकता में, योग शास्त्र में आगे बढ़ चुके हो। हम कहते हैं ना कहीं कि भी किसी का ऑरा बहुत पॉजिटिव है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि उसके वाइब्रेशन, उसके वाइब्स काफी पॉजिटिव है। वो जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल दिल में उतर जाता है, दिल को छू जाता है। उनके पास रहने मात्र से, उनकी उपस्थिति मात्र से मन बड़ा सुकून, एक लय में चला जाता है। वेव्स, एक नाद। तो ये सब कैसे मुमकिन है? जब हम योग शास्त्र के माध्यम से अपने शरीर और मन को साध ले, और यही ये रूपांतरण आता है। देखो, एनी डिसीज at a body level is a signal from the nature that you are not taking proper care of your body। ये समझ के चलना। अगर शरीर के स्तर पर कोई रोग है, तो ये कुदरत का एक आपको सिग्नल मिल रहा है कि आप शरीर का ठीक से रख रखाव नहीं कर रहे हो। यू नीड टू ट्रांसफॉर्म इट। और वो ट्रांसफॉर्मेशन ही आता है योग के माध्यम से। इज दैट क्लियर? अब बिकॉज कि वी आर ऑल फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग, मैक्सिमम पीपल आर फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग, जहां तक मुझे लग रहा है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्काई इज द लिमिट फॉर योग शास्त्र। इसका मतलब आकाश ही सीमा है, और आकाश अनंत है, मतलब ये असीमित है।
आप जितना चाहो उतना गहरे जा सकते हो। और गहरे जाने के लिए कहीं तो भी स्टार्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए कि जहां से आपको समझ में आए कि हम कहाँ जा रहे हैं। और वो स्टार्टिंग पॉइंट ही आपका शरीर है। अगर आपका शरीर ये योग साधना के माध्यम से प्रतिरोधक शक्ति का निर्माण कर रहा है, आप या तो बीमार नहीं पड़ रहे हैं, और या बीमार पड़ रहे तो बहुत जल्दी से अच्छे हो रहे हैं, तो समझिए कि शरीर का रूपांतरण कायाकल्प होना आरंभ हो गया है। उसके बाद यदि इसी योग साधना की वजह से आपका मन काफी संभला हुआ है, तनाव रहित है, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, भीतर से प्रसन्न चित्त, सुकून से भरा हुआ है, तो समझिए कि आपका मन कल्प की तरफ आगे आप बढ़ रहे हैं। और ये जो कायाकल्प मन कल्प है, जैसा हमने कहा ना कि भाग्यकल्प, तो भाग्यकल्प की ओर आपको कब लेके आएगा? जब आपका कायाकल्प मन कल्प हो जाएगा, तब भाग्यकल्प स्टार्ट होता है। और भाग्यकल्प अपने अंदर अनुभव करने के लिए वास्तुशास्त्र है। तो ये देखो ये कैसे कनेक्टेड है। हम ये भी कह सकते हैं कि योग शास्त्र इज द मदर ऑफ वास्तुशास्त्र। ये मैंने थोड़ी देर पहले कहा। क्यों कहा? कि शरीर, बॉडी, काया, मन, तो मन डजंट मीन ओनली मन, यानी शरीर यानी ये स्थूल शरीर। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार चारों आते हैं। और ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार एलिमेंट जो हमारे पंच तत्व है, उसमें आकाश तत्व को छोड़ दो तो बाकी जो चार एलिमेंट है, वो ये चार जो हमारी अंतःस्फुरणा कहते हैं इसे, ये इनर फैकल्टीज है सूक्ष्म शरीर के, इस चारों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मन किसको रिप्रेजेंट करता है? जल तत्व को, बुद्धि वायु तत्व को, चित्त पृथ्वी तत्व को, और अहंकार अग्नि तत्व को। तो अगर आप समझ लीजिए कि जहां भी आपका जो भी स्थान है, यानी जिसे आप वास्तु कह सकते हैं, अगर आपके, अच्छा, जल तत्व, अगर हम थोड़ा वास्तु के साथ भी इसको कनेक्ट करके देखते हैं कैसे, तो जो नॉर्थ है, ये जल तत्व का प्रतीक है। यानी जल तत्व, उसमें नॉर्थ ईस्ट जल तत्व, या चंद्र कहते हैं इसे, मून। फिर पृथ्वी तत्व जो है वो है साउथ, दक्षिण। अग्नि तत्व पूर्व, और वायु तत्व पश्चिम। तो और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो अगर आपके वास्तु में उस पर्टिकुलर जोन में कहीं थोड़ा भी गड़बड़ है, तो आप समझ लीजिए कि आपका मन गड़बड़, यानी जैसे अगर मान लो कि आपका जो भी, अच्छा, वास्तु का मीनिंग क्या बेसिकली, कि जहां हम हमारे दिन के सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। जैसे कोई घर में ज्यादा समय बिता रहा है, कोई ऑफिस में ज्यादा समय बिता रहा है, मतलब आपका अबोर्ड, समझ रहे? और आपका रहने का स्थान। तो वहां मान लो अगर नॉर्थ में कुछ गड़बड़ है, तो आपका मन कभी भी शांत नहीं रहेगा। ये समझ के चलना आप। क्योंकि मन उसको रिप्रेजेंट कर रहा उस दिशा को। और अगर जल तत्व का कुछ डेफिशिएंसी है या एक्सेस है, यानी इट इज इम्बैलेंस, तो भी मन शांत नहीं रह सकता है। तो मन कल्प करने के लिए भी योग शास्त्र के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि भाई हमारा जो रहने का जो जगह है वास्तु शास्त्र के रिलेटेड, वो भी हमारा वो जोन जो है नॉर्थ ईस्ट, ये ठीक है कि नहीं, क्योंकि मन उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह अहंकार, तो अग्नि तत्व। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा सुपेरिटी या इंफेरिटी ईगो है, तो कहीं ना कहीं अग्नि तत्व में इंबैलेंस है, ये समझ के चलिए। उसी तरह से अगर
बुद्धि बहुत ज्यादा भ्रमित होती है या बुद्धि के स्तर पर दोष है, तो वेस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और पृथ्वी तत्व यानी चित्त, अगर आपका चित्त मैक्सिमम टाइम नेगेटिव चीजों से ही भरा हुआ है, यू रिमेंबर मेनी ऑफ द, क्योंकि ये चित्त का स्वभाव भी है कि माइंड ऑलवेज क्लिंग्स ऑन टू नेगेटिव थिंग्स इन लाइफ। तो अगर वहां पर आप बहुत ज्यादा उलझे हुए हो तो पृथ्वी तत्व में गड़बड़ है। तो अपने शरीर को, अपने सूक्ष्म शरीर को हम अनुभव की दृष्टि से समझ पाते हैं, परख पाते हैं। और वो परख हमें साइमल्टेनियसली वास्तु से प्रूव भी हो जाता है कि अगर हमारा जो भी रहने का स्थान है, जगह है, योर लैपटॉप शुड बी लिट अप। आवाज तो आ रहा है ना क्लियर, बस यही समझ लीजिए बहुत है। ठीक है। तो यदि हमको अपने शरीर को, मन को रूपांतरित करना है, तो एक तरफ हमें योग शास्त्र का मदद लेना पड़ेगा और दूसरी तरफ हमें वास्तुशास्त्र का भी मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी भाग्य कल्प संभव है। अब ये बात भी आती है कि भाग्य तो कैसे बदल सकता है, जो नसीब में है वो तो होना ही है, डेस्टिनी इज प्री डिसाइड। तो इसको भी आप थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजिकली समझे, जैसे क्योंकि मैंने कहा ना कि योग शास्त्र में योग, आयुर्वेदा, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, स्वर, ये सभी कुछ सम्मिलित है। इट्स नॉट ओनली एक्सरसाइज एंड दिस। तो इसको हमें कैसे लेना है कि जीवन में आपकी जो भी घटनाएं घटी है, घट रही है या घटने वाली है, इसमें तीन एलिमेंट्स है, तीन रोल मेजर प्ले होते हैं। एक होता है आपका भाग्य, नसीब, किस्मत कह सकते हैं उसे आप, जो एस्ट्रोलॉजी के उसमें हम बर्थ चार्ट भी कह सकते हैं। दूसरा हमारा पुरुषार्थ, और तीसरा हमारा वास्तु। ये तीनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है हमारे कायाकल्प, मन कल्प और भाग्य कल्प के लिए। समझ रहे आप बात को? अब देखिए कि कैसे ये होता है पॉसिबल। एक सिंपल सा उदाहरण, कि मान लो कि एस्ट्रोलॉजिकली आपको इस लाइफ में एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचना है। अगर हम फाइनेंशियल दृष्टि से देखें कि मान लो कि भी आपको इस लाइफ में टोटल, पूरे लाइफ स्पैन में आपको 5 करोड़ रुपए कमाना है टोटल। एस्ट्रोलॉजिकली ये चीज आपके उसमें, आपके नसीब में लिखी गई है। अब आप कहोगे भी ठीक है, 5 करोड़ कमाना है, आप कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे, आप जहां रह रहे हैं, जो भी आपका वास्तु है वो भी बहुत गड़बड़ वाला है, पर क्योंकि आपके एस्ट्रोलॉजी में बात लिखी हुई है, तो उस आकाश तत्व से सूक्ष्म स्तर पे वो वाइब्रेशंस, वो वेव्स आपके उसमें पास ऑन तो हो ही रहे हैं। पर होगा क्या पता है? या तो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे, आप बिल्कुल मृत्यु के करीब हो गए, तब कहीं से लॉटरी लग गई या किसी का जायदाद मिल गया, कुछ तो भी ऐसा आपने कमा लिया और वो 5 करोड़ आ गए, लेकिन आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। पर क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में लिखा था, कहते ना नसीब को बदल नहीं सकते, वो चीज वहां आ गई। दूसरा, नसीब में ये भी कई जगह लिखा है, एज यू विश, जैसा आप करोगे। क्योंकि सब जगह नहीं लिखा है कि 2 और 2 4, 1 और 3 भी 4 हो सकते हैं, और 2.5 और 1.5 भी 4 हो सकते हैं। आप कौन से रास्ते से जा रहे हैं? तो जहां एज यू विश लिखा है, वहां पे पुरुषार्थ का रोल आता है। अब आप कहोगे कि नहीं ठीक है, मेरे नसीब में अगर है ये, मैं तो ट्रक के सामने जा रहा हूं, मेरे नसीब में है तो मैं बच जाऊंगा। और अगर आपके नसीब में होगा तो 1 इंच पहले भी ब्रेक लग जाएगा, आप बच जाएंगे। लेकिन उसका ये तो मतलब नहीं कि भी आप ट्रक के सामने खड़े हो जाओ, पुरुषार्थ तो करना है ना। तो अगर मान लो आप पुरुषार्थ कर रहे हो, तो आपकी ही जो एस्ट्रोलॉजी में लिखा है 5 करोड़, वो हो सकता है आप बहुत जल्दी ही प्राप्त कर लो और आप उसको एंजॉय भी करो, और पुरुषार्थ की वजह से। या फिर आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे, लेकिन आप जहां रह रहे हो आपका वो वास्तु इतना परफेक्ट है,
तो वो आपके भाग्य को परिवर्तित कर रहा है। तो बेसिकली 1/3 1/3 1/3 ये तीनों का 1/3 पार्टिसिपेशन होता है इसमें। इसको एक और ढंग से हम समझे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो बेसिकली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भई मान लो 31 मार्च 2020 का मैंने एक बैलेंस शीट बनाया और पूरे 20-21 में मैंने एक भी ट्रांज़ैक्शन नहीं किया। तो मेरा 31 मार्च 21 का बैलेंस शीट वही रहेगा जो 31 मार्च 20 का बैलेंस शीट था, क्योंकि मैंने पूरे साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं। समझ रहे आप बात को? लेकिन अगर मैंने पूरे साल में ट्रांजैक्शंस किए हैं, तो मेरा 31 मार्च 21 का बैलेंस शीट तो बदल जाएगा ना। समझ रहे आप बात को? यही हमारा एस्ट्रोलॉजी बताता है। जो बर्थ चार्ट बनता है जन्म का, उस वक्त जन्म के वक्त कौन से नक्षत्र में आपने जन्म लिया, कहाँ पर जन्म लिया और कौन-सी तारीख में जन्म लिया। उसके हिसाब से आपका बर्थ चार्ट बन गया। पर आप ये पूरे जीवन काल में कोई कर्म नहीं करोगे ऐसा तो बनेगा ही नहीं। कर्म तो आप करते रहोगे ना। तो कर्मों के हिसाब से भी जो प्लैनेटरी पोज़ीशंस, जो अंतर्दशा, तो ये करते-करते आपका वो जो हॉरोस्कोप कई बार कहते हैं ना, अरे वो बर्थ चार्ट में तो ऐसे-ऐसे लिखा लेकिन ऐसा तो कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा मेरे लाइफ में। बिकॉज़ ऑफ योर अदर कर्मस, जो कर्म दोष, कर्म बंधन, ये सब का जो रोल आता है, तो वो बदल रहा है। आप पूरा लाइफ भर कुछ करने वाले नहीं हो, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, उसके बाद आप ये भी देखो कि अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, तो बर्थ चार्ट 3 ही फैक्टर से बनता है, समय, स्थान और तारीख। अब जो ट्विन्स जन्म लेते हैं, एक ही जगह पे जन्म लेते हैं, ऑलमोस्ट एक ही समय में, एक ही नक्षत्र में, 1 आध मिनट, 2 मिनट इधर से उधर होता है, फिर भी दोनों के स्वभाव में, दोनों के नसीब में कितना फ़र्क होता है। तो सिर्फ अगर एस्ट्रोलॉजी 100% है, तो ये चीज़ तो संभव नहीं है। तो वहाँ पर फिर से पुरुषार्थ और वास्तु का प्ले आता है। और ये सब चीज़ें आकाश तत्व से अवतरित हो रही है और वहाँ पर योग शास्त्र का कनेक्शन है। इज़ दैट क्लियर? तो तीनों का इक्वल पार्टिसिपेशन है। अब जैसे एक और उदाहरण से इसे समझे कि मान लो भई इस लाइफ में जैसे हॉरोस्कोप के क्वालिटीज़ रहते हैं, ग्रेड रहते हैं, A+, B+, B, C लाइक दैट। अब आपका इस लाइफ का जो हॉरोस्कोप है दैट इज B+। तो आप कितना भी पुरुषार्थ कर लोगे, कितना भी आपका वास्तु परफेक्ट होगा, आप B+ से A+ पर नहीं पहुंचने वाले हो। ये बात ख्याल रखें, क्योंकि आपका अल्टीमेट जो लेवल है पहुंचने का, जो आपको इस लाइफ में अचीव करना, दैट इज B+। लेकिन जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर मान लो आप पुरुषार्थ बहुत कर रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, आपका वो वास्तु बहुत ठीक है, तो आपको B+ पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मेहनत नहीं लगेगी और आप उसको एन्जॉय कर पाओगे। लाइफ में हम जो भी करते हैं, क्यों करते हैं? बेसिकली 4 चीज़ों के लिए, प्रेम, तृप्ति, आनंद और शांति। ये 4 चीज़ें ही चाहिए ना हर एक को, राइट? और इसको अगर और ठीक ढंग से कहें तो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन। ये अगर आ गया मतलब हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, तो ये चारों चीज़ें अपने आप संभव है। और ये संभव बनाने के लिए यू कैन नॉट चेंज योर बर्थ चार्ट, राइट? बट यू कैन चेंज your efforts and your vastu, and with this you can change the entire mathematics of your life solution. Second, ये एक एस्पेक्ट हो गया। सेकेंड एस्पेक्ट, इफ यू आर टू मच इवोल्व इन स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में आप इतने गहरे 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 जा चुके हो, तो अगेन अपने आप कायाकल्प, मनकल्प, भाग्यकल्प होता है। कहते हैं ना सद्गुरु में आपके संचित कर्मों के बीज को नष्ट करने की ताकत होती है और प्रारब्ध को वो कम कर सकते हैं, इंटेंसिफाई उसका जो इंटेंसिटी है उसको कम कर सकते हैं। तो अगर अच्छा भगवान या गुरु आपके जीवन में कोई भी घटना कब घटाएगा पता है? जब आप उसके लिए मेहनत करोगे। अगर आप खुद ही उसके लिए मेहनत नहीं करोगे तो भगवान गुरु भी कुछ नहीं करते। हमें खुद को कहते हैं ना, खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं जा सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है योग शास्त्र का सहारा लेना और फिर भाग्य को
परिवर्तित करने के लिए जरूरी है वास्तुशास्त्र का सहारा लेना। अब ये योग शास्त्र का सहारा लेना ने कैसे? तो हम तो क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं एंड वी नो लॉट मेनी कोर्सेज आर बीइंग ऑफर्ड इवन दिस ड्यूरिंग दिस कोरोना पेंडेमिक आल्सो। हम इतने सारे कोर्सेज ऑनलाइन ऑफर कर रहे हैं। तो अलग-अलग कोर्स जैसे हमारे जिन लोगों को पता नहीं होगा, हमारा जो सुदर्शन क्रिया वाला जो मेन कोर्स है, ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप करके ऑफर होता है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स क्योंकि जो सुदर्शन क्रिया इट इज़ वर्ल्ड रिनाउंड ब्रीथिंग टेक्निक जिससे बड़ी-बड़ी बीमारियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा हुआ है। अब सिंपल सा है जैसे मैंने कहा ना स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्ट्रेस फ्री माइंड एंड हेल्दी बॉडी। आर्ट ऑफ लिविंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 10 घंटे में इसकी गारंटी देता है। आप 4 दिन 2 घंटा 2.5 घंटा कर लो और देखो 4 दिन के बाद ये सुदर्शन क्रिया से आपके जीवन में क्या होता है। स्ट्रेस फ्री माइंड अपने आप आ गया और स्ट्रेस फ्री माइंड है तो हेल्दी बॉडी रहने वाला है और हेल्दी बॉडी है तो स्ट्रेस फ्री माइंड रहने वाला है। तो एक छोटा सा कोर्स 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटा देके 4 दिन अगर हम अपने शरीर को, मन को परिवर्तित कर सकते हैं, तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है बताइए मुझे? उसके बाद में थोड़ा अपने शरीर के स्तर पर प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है, स्टेबिलिटी बढ़ाना है, तो थोड़े हम आसन वगैरह सब कर ले, जो हमारा ऋषि योगा कोर्स रहता है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा और सूक्ष्म स्तर पर चले जाए, जैसे मैंने कहा ना वाइब्रेशंस, वेव्स, साउंड एंड लाइट। तो जो वाइब्रेशंस है, ये मंत्र के माध्यम से जो हमारा सहज समाधि मेडिटेशन कोर्स है, उसमें होता क्या है बेसिकली बीज मंत्र दिया जाता है। बीज मंत्र क्या है? आकाश से अवतरित जो कई साल पहले जो नाद जो हमारे एंशिएंट ऋषि मुनि के कानों में वही बीज मंत्र के रूप में आगे प्रचलित हुए कि भाई एक पर्टिकुलर वे में जब हम इस मंत्र को, ये शब्द को, ये अक्षर को उच्चारित करते हैं, तो इट बिकम्स चार्ज साउंड और वही मंत्र हो गया। कहते हैं ना एनी साउंड और एनी वर्ड विच इज लाइफ सपोर्टिंग एंड विच सपोर्ट्स योर नर्वस सिस्टम इस मंत्र और जपा। तो सहज समाधि मेडिटेशन में हमें इस तरह से मंत्र दीक्षा मिलती है, तो जिससे हम उस वाइब्रेशंस को अनुभव कर सकते हैं जो आकाश तत्व से हमारे लिए आ रहे हैं। उसके बाद में अपने भीतर के उस आकाश तत्व को अनुभव करने के लिए हमारा एडवांस कोर्स है, एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम, जिसमें भीतर का आकाश तत्व हम अनुभव करते हैं। जो हमने आपको स्टार्टिंग में कहा ना कि 90% इज अवर स्पेस एलिमेंट, खाली और खोल। तो खाली और खोल क्या है? जो आकाश तत्व बाहर खाली खोल वो भीतर भी है 90%। गुरुदेव कहते हैं ना कि अगर ये शरीर को हम पूरा कॉम्प्रेस कर ले तो एक माचिस की डिबिया में आ सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि ये पूरा भीतर सब खाली और खोल है। अगर हम माइक्रोस्कोप में हमारा स्किन भी देखे तो मच्छरदानी जैसा है, एवरीथिंग इज पोरस। तो ये बुद्धि के स्तर पर समझना और अनुभव के स्तर पर समझना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो हमारा एडवांस कोर्स जो है उसमें हम ये अनुभव के स्तर पे समझते हैं कि व्हाट इज दिस होल एंड एम्प्टीनेस, एंड व्हेन यू एक्सपीरियंस द होल एंड एम्प्टीनेस विद इट, मेनी रिजेनरेशन वर्क, मेनी रिपेयर वर्क हैपेंस इनसाइड। मेडिटेशन का बेनिफिट ही ये है कि विदाउट कमिंग टू योर कॉन्शियस माइंड, many emotional deep traumas and many chronic diseases gets healed at a unconscious and subconscious level, and that is what happens in advanced meditation program. उसके बाद में हमारा जो सृष्टि योगा लेवल 2, जिसमें हम पूरा डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं शरीर के स्तर पर। तो जो कायाकल्प है उसका अगर आपको रियल सेंस में अनुभव करना है, यू जस्ट डू दैट 3.5 days वर्कशॉप ऑफ सृष्टि योगा लेवल 2। शंख प्रक्षालन, जल नीति, साहसिक, ये जो अलग अलग उसमें टेक्निक्स है, इससे आप अनुभव करते हो कि भाई कैसे ये भीतर से पूरा प्यूरिफिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और उसके बाद जब हम एडवांस कोर्स करते हैं तो क्योंकि शरीर इतना शुद्ध हो चुका है, इतना डिटॉक्सिफाइड हो चुका है, तो मन अपने आप शांत है, तो मन कल्प अपने आप घटित होना स्टार्ट हो गया। और अगर उसमें सोने पे सुहागा कि हमने सहज किया हुआ है और एडवांस के बाद मॉर्निंग साधना, इवनिंग साधना के बाद हम जब सहज ध्यान करते हैं, तो वी कुड फील दैट वाइब्रेशंस, दैट वेव्स विद इन अस।
हम अपने भीतर वो सब अनुभव करते हैं और ये अनुभव के साथ हम भाग्य कल्प की ओर बढ़ते हैं और फिर जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होना आरंभ हो जाता है जो अदरवाइज आप सोच भी नहीं सकते हैं और फिर आपको लगता है कि अरे ये सब कैसे घटित हो गया। फिर हम कहते गुरु कृपा, और जो भी कुछ हम चाहते वो घटना आरंभ हो जाता है और ईश्वरीय कृपा, गुरु कृपा। और मान लो कभी कुछ ऐसा नहीं घटित हुआ तो भीतर से उस वक्त आवाज क्या आती है? गुरु इच्छा। समझ रहे? उस वक्त हम कंप्लेन नहीं करते हैं क्योंकि भीतर उतना स्टेबिलिटी है माइंड के स्तर पे। तो हम यही कहते हैं कि भाई गॉड्स प्लान आर बेटर देन माय प्लान। भगवान ने, गुरु ने मेरे लिए जो सोचा है ना, वो मुझसे ज्यादा अच्छे से सोचा हुआ है। समझ रहे आप बात को? तो यहीं से फिर वो भाग्य कल्प का आरंभ हो जाता है। तो ये एक रास्ता है और दूसरा रास्ता है वास्तु, कि हम वास्तु के माध्यम में एक कह सकते हैं कि एक रथ है भाग्य कल्प का, जिसमें एक तरफ योग शास्त्र, एक तरफ वास्तु शास्त्र। तो वास्तु शास्त्र ने कैसा कि हम जहां रह रहे, अगर वहां पे काफी सारे दोष है तो वो दोषों को अगर आप रिमूव कर दे, उसके रेमेडियल मेजर, उसके रेक्टिफिकेशन कर ले, तो भी आपने अपने वास्तु को अच्छा बना लिया और आपका भाग्य कल्प होना आरंभ हो गया। मेरे यूट्यूब पे कुछ है लेक्चर से, अगर आपका टाइम रहा तो आप जरूर से सुनिएगा कि भाई कुछ वास्तु के रिलेटेड है, कुछ अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ईडा पिंगला नाड़ी रहस्य के बारे में पूरा है, 7 चक्रास के बारे में है, फिर 21 जो मेजर वास्तु दोषास होते हैं उसके बारे में है, फिर उसके पूरे रेमेडियल मेजर्स कैसे रहते हैं, फिर कैसे हम शरीर के भीतर ही ये जो मेरिडियंस रहते हैं, हमारी जो नाड़ीज रहती है, उसके माध्यम से हम कैसे अपने पूरे शरीर के वास्तु को ठीक कर सकते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि जिस घर में ईड़ा का प्रवाह ज्यादा है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी आपको पता ही होगा, हमारी 3 मुख्य नाड़ीज है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईडा यानी लेफ्ट नाड़ी, चंद्र नाड़ी कहते हैं, पिंगला सूर्य नाड़ी या राइट नाड़ी, और सुषुम्ना हमारा सेंटर से रहती है। तो जब तक ईडा और पिंगला बैलेंस नहीं होती है ना, तब तक सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती ही नहीं है। और सुषुम्ना नाड़ी इज ए पाथवे टू अवेकन योर सटल बॉडी। जो सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा का प्रवाह जाने के लिए जो रास्ता है ना, ये सुषुम्ना नाड़ी है। पर ये कब तक खुलेगी नहीं? जब तक आपकी ईडा पिंगला बैलेंस नहीं हो जाती। और ईडा पिंगला को बैलेंस करने के लिए योग शास्त्र एक तरफ काम करता, दूसरी तरफ वास्तु शास्त्र काम करता है। कि कहते हैं ना, जिस घर में ईडा का प्रवाह है, यानी इसे कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रीमिंग, तो वहां ऐश्वर्य, सुख, शांति बनी रहेगी। और जहां पे पिंगला का प्रवाह है, सिंक जोन कहते हैं इसे, अस्त, तो वहां पे सुख शांति वगैरह उतना नहीं रहता है। तो एक तरफ हम आध्यात्मिकता का सहारा लेते हुए और दूसरी तरफ वास्तु का सहारा लेते हुए कायाकल्प, मन कल्प और भाग्य कल्प की ओर बढ़ सकते हैं। और फिर आप देखोगे लाइफ में अपने आप घटनाएं घटित हो रही है, आपको खुद को समझ में आ रहा है कि हमारे प्रयास जितने हैं उससे हमें बहुत कुछ ज्यादा मिल रहा है। और इसी के साथ साथ आपके लाइफ के जो आपके पर्पस है, प्लीज डिटेल रिगार्डिंग योर फ्यूचर वास्तु कोर्सेस। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रहा ना सबको? अभिषेक, साउंड इज क्लियर? हाँ, यस, नहीं किसी ने वो भी लिखा है आवाज। एब्सोल्युटली क्लियर। ओके ओके, ठीक है। हाँ, वास्तु कोर्स का आगे बताएंगे, और हरकत नहीं है। तो बेसिकली कई बार हमारे मन में ये ब्लॉक है कि भाई हम अगर जीवन में प्रगति करना है तो हमें एक ही यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, रास्ते बहुत सारे हैं। और जैसा मैंने अभी कहा ना कि भाई योग शास्त्र, वास्तु शास्त्र दोनों को आप पैरेलल में लेके चलो, एंड देन यू कैन रियलाइज कि कितना एफर्टलेसली लाइफ में सब कुछ घटित होता है। ज्यादा उसमें आपको मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा। और अभी जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि जो हमारे हाथ में है ना, वो तो हम बदल ही सकते हैं ना। चेंज द सिचुएशन विच यू कैन चेंज, accept the situation which you cannot change, but have the wisdom to know the difference between the two, ki what I can change
and what I cannot change. Is that clear? तो हम क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं बदल सकते, ये विवेक बुद्धि तो हमें रखना है ना। तो हम अपना बर्थ चार्ट नहीं बदल सकते, समझे आप? लेकिन हम पुरुषार्थ, हमारी मेहनत का तरीका, हमारा मेहनत का इंटेंसिटी, तीव्रता, हमारी मेहनत की स्टाइल और हमारा वास्तु, ये तो हम बदल सकते हैं ना। और इसको बदल के भी हम अपने भाग्य कल्प की ओर बढ़ सकते हैं। समझ रहे आप बात को? तो दैट इज व्हाट वी कैन डू। तो ऐसा कोई लिमिटेशन ना रखे कि भाई मेरे लाइफ में इतना ही है वगैरह, कि भाई मैं इससे ज्यादा कुछ पा ही नहीं सक रहा हूँ। अच्छा, किसी का क्वेश्चन? आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखें। हाँ, थोड़ा शायद यहाँ पे नेट का इश्यू आया था। आवाज क्लियर है ना? साउंड इज क्लियर? अभिषेक, आवाज क्लियर है? यस ओके, ठीक है, यस यस, इट्स क्लियर। ओके हाँ ओके, हाँ हाँ भैया क्लियर। ठीक। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस, हमारे पास 10 मिनट 15 मिनट का टाइम है ना, ठीक है, ओके। भैया, इफ आई एम डूइंग माय आर्ट ऑफ लिविंग साधना रेगुलरली एंड माय वास्तु इज फॉल्टी, कैन आई स्टिल बी सक्सेसफुल? देखो, फिर से बात वहीं के वहीं आके रुक जाएगी। आप साधना रेगुलर करो, गुरु हैज दैट पावर। जैसा मैंने कहा ना कि आपके संचित कर्मों के बीज वो नष्ट कर देंगे और प्रारब्ध कर्म का इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। पर जैसे कि आपको 4 किलोमीटर के बाद आपका मंजिल है, आपको 4 किलोमीटर चलना है। अगर वो रास्ता स्मूथ है तो आप जल्दी पहुंच जाओगे और कम मेहनत में पहुंच जाओगे, कम थकान से पहुंच जाओगे। पर अगर वो रास्ता उबड़ खाबड़ है तो आपको मेहनत ज्यादा लगेगी, टाइम ज्यादा लगेगा। बस यही चीज है ये। आपकी साधना ठीक से चल रही है, गुरु की कृपा है, और वास्तु फॉल्टी है, तो वहीं पहुंचने के लिए आपको मेहनत ज्यादा करना है। और उसी को अगर आप वास्तु को ठीक कर लेते हैं, आपका जो भी रेमेडियल मेजर से है। अच्छा, रेमेडियल मेजर है, कई बार हमारे अंदर ये भी एक कंसेप्ट रहता है कि भाई अगर वास्तु का बताया ना तो फिर बोलेंगे कि यहाँ से ये तोड़ डालो, यहाँ से ये हटा डालो, यहाँ पर ये बना डालो। तो मतलब वो तोड़ फोड़ वगैरह। तो अगर वास्तु का गहरा ज्ञान पाना है, या अगर आप थोड़ा भी जानते भी होगे ना, तो हमारे ग्रंथों में बहुत सारे उपाय बताए हैं। अध्याय कहते हैं इसे, रत्न अध्याय, धातु अध्याय, यंत्रो अध्याय, वृक्षोध्याय, रंगोध्याय, प्रकाशोध्याय। ये सब अलग अलग अध्याय है जिसमें कहीं तोड़फोड़ नहीं बताई है। और ये सब रेक्टिफिकेशन, ये सब रेमेडियल मेजर से बिना तोड़फोड़ के आप अपने वास्तु को और बढ़िया बना सकते हैं। और फिर ये जो आपका है ना कि भाई सोने पे सुहागा, एक तरफ आपको साधना का बैकिंग है, एक तरफ आपको वास्तु का बैकिंग है, और आप देखो आपका जीवन रथ आगे आगे कैसे बढ़ता नहीं है। तो जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, अभी फिर से कह रहा हूं कि जो हमारे हाथ में है ना, वो चीज हमने बदल देना चाहिए। रेंट के घर में भी वास्तु देखना चाहिए का। हाँ, बेसिकली कैसा रहता कि जो ओनर रहता उसको वास्तु का इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा, टेनेंट है उसको कम रहता है। वास्तु का इम्पैक्ट मतलब दोनों हिसाब से, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अगर कोई घर है जो वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा है, तो उसका जो ओनर है उसको भी उसका सकारात्मक बेनिफिट मिल रहा है, प्रभाव मिल रहा है, और जो रहने वाला है रेंट में उसको भी मिल रहा है। लेकिन किराएदार को कम मिलता है, ओनर को ज्यादा मिलता है। पर यही उल्टा भी, अगर मान लो कि वो वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है, तो उस केस में भी जो ओनर है, भले वो वहां रहता नहीं है, पर उसको उसका नकारात्मक असर ज्यादा भुगतना पड़ेगा, और जो रहना किराए से रह रहा है उसको थोड़ा कम भुगतना पड़ेगा। लेकिन भुगतना दोनों को रहता है, तो इम्पैक्ट उसका रहेगा दोनों जगह, ये आप समझ के चलना। हाँ भैया एक यूट्यूब में क्वेश्चन आया, यूट्यूब हाँ से ले लेते हैं। हाँ हाँ। विनीत पांडे जी पूछते हैं, सर आई एम इन आर्ट ऑफ लिविंग फ्रॉम लास्ट 13 years doing sadhana continuously but still my achievement in materialistic world is very limited. I am unhappy over it. What to do? देखो, बेसिकली जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि भाई प्रेम, तृप्ति, आनंद, शांति,
ये 4 चीजों के लिए हम करते हैं। तो व्हाट इज रियल सक्सेस इन लाइफ? अगर हमारा सक्सेस का डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है, तो फिर ये सब प्रश्न आते हैं मन में। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ठीक है, आपने लिख दिया मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, पर क्या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके पास ये प्रेम, शांति, आनंद, तृप्ति है क्या? पूछो अपने आप से। लाइफ में यही है कि जो हमारे पास नहीं है ना, हमें लगता है कि बस खुशी, आनंद सब उसी में है। बेसिकली व्हाट इज सक्सेस एज फॉर मी, यू नो, हाउ मच मोमेंट यू लिव हैप्पीली एंड हाउ मच मोमेंट यू अलाउड अदर्स टू लिव हैप्पीली, दैट इज रियल सक्सेस। जीवन में कितने पल आप खुशियों से जिए और कितने पल आपने लोगों को खुशियों से जीने का मौका दिया, ये अगर आपके जीवन में है तो आप सक्सेसफुल इंसान हो, ये मान लीजिए। और अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सक्सेस को कहते हैं, तो सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव जर्नी टू अचीव ट्रस्टवर्दी गोल्स। सक्सेस इज ए प्रोग्रेसिव जर्नी, मैं डेस्टिनेशन नहीं कह रहा हूं, इट्स ए प्रोग्रेसिव जर्नी। यूजुअली मैं मेरे डीएसएन कोर्स में इसके बारे में बहुत डिटेल में सब बताता रहता हूं। तो प्रोग्रेसिव जर्नी, तो सक्सेस मंजिल नहीं है, सक्सेस एक राह है। तो जर्नी टूवर्ड्स अचीविंग ट्रस्टवर्दी गोल्स। ट्रस्टवर्दी गोल्स यानी कौन से? कि वो गोल जिसके बारे में आपको खुद को ट्रस्ट हो कि यस आई कैन अचीव इट। मतलब गोल शुड बी कंसीवेबल, बिलीवेबल एंड अचीवेबल, देन इट इज टर्म्ड एज ट्रस्टवर्दी गोल्स। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये सक्सेस है, समझ रहे? अब आप साधना कर रहे हो, 13 साल से आर्ट ऑफ लिविंग में हो, तो इसलिए आपको मटेरियलिस्ट वर्ल्ड में सक्सेसफुल होना चाहिए, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है ना, कोई शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। बेसिकली अगर आप 13 साल से आर्ट ऑफ लिविंग में हो और आपकी साधना उस लेवल तक पहुंच गई है, तो आप भीतर से तृप्ति का अनुभव करोगे, प्रसन्नता का अनुभव करोगे। क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपने सक्सेस कमा भी ली, तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसा उसका गारंटी नहीं है कि वो आपके जीवन को खुशहाल बना देगी। समझ रहे आप बात को? और हम ये देख रहे हैं कि भाई एक गरीब मजदूर चैन से रात को सो जाता है, और ऐसे सक्सेसफुल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लोग 2-2 3-3 नींद की गोलियां खाने के बावजूद भी रात भर करवटें बदलते रहते हैं। तो हमने ये थोड़ा देखना है कि बेसिकली हम क्या कमा रहे हैं? हम पैसा कमा रहे हैं या शांति और सुकून कमा रहे हैं, खुशी और तृप्ति कमा रहे हैं? ये हमने देखना है। ठीक है, दैट इज क्लियर। और क्या प्रश्न है? या अरे एक हाँ, एक मिनट चैट एक मिनट। में लिखा है कि अगर सिर्फ हाँ प्लॉट लिए है हाँ तो भी उसमें वास्तु का इफेक्ट होता है, अगर हाँ कंस्ट्रक्शन हाँ, ना हो तो। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। बेसिकली देखो, वास्तु भी ऐसे मतलब फ्रॉम ग्रॉस टू सटल लेवल आते हैं। पहले पूरे ब्रह्मांड का वास्तु है, फिर अलग अलग प्लैनेट, उसके बाद में गैलेक्सी, स्टार्स, एक 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 होते होते नीचे नीचे होते हैं जैसे अर्थ, उसके बाद में वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, देन योर स्टेट, सिटी, योर एरिया, देन योर बिल्डिंग, योर फ्लैट और योर बंगलो और योर प्लॉट, एवरीथिंग। तो हर एक का वास्तु होता है। और बेसिकली ये बहुत अच्छा प्रश्न है जिसने भी किया है कि प्लॉट का वास्तु 2/3 काउंट करता है। अगर आपने पूरा घर वास्तु के हिसाब से बनाया है, लेकिन अगर आपका प्लॉट फॉल्टी है, तो आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलने वाला है। हम यूजुअली, मेरा जो वास्तु कोर्स रहता है उसमें बताता हूं कि सिलेक्शन ऑफ लैंड, सिलेक्शन ऑफ प्लॉट, और अगर आपने ऑलरेडी खरीद लिया है तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर ले, रत्न अध्याय के माध्यम से, धातु अध्याय के माध्यम से, अगर कुछ उसमें दोष है तो। मेरा यूट्यूब पे है, आप उसे सुनिएगा तो उसमें आपको काफी आंसर मिल जाएगा। और उस